राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल रिसर्च एप्लीकेशन पे। आज की क्लास में पटवार 2024-25 24-25 नहीं 25 मॉक नंबर 9 के मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। समझिएगा पेपर कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे और उनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। मॉक नंबर 9 देखिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या कह रहा है कि पटवार 2024-25 के लिए अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना है, क्या करना है, कंप्लीट रीजनिंग सीखना है, अच्छे से समझना है और पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं रीजनिंग के, तो आपको ये कोर्स परचेज करना है। और मात्र ये कोर्स आपको 1100 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और कहाँ अवेलेबल होगा, तो रीजनिंग रिसर्च एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। वैसे ही अगर मैथ में आप 20 के 20 क्वेश्चन पटवार के अंदर करके आना चाहते हैं, आपको मैथ को सीखना है पटवार के लिए, तो क्या करना होगा, आपको मैथ स्पेशल का जो कोर्स है वो मात्र 900 में इसी एप्लीकेशन पे, रीजनिंग रिसर्च एप्लीकेशन पे क्या होगा, मिल जाएगा। आप चाहते हैं नहीं सर हम तो मैथ और रीजनिंग दोनों में अच्छा स्कोर करें, पूरे 45 के 45 क्वेश्चन करें, तो आपको क्या करना है, कॉम्बो बैच ले लेना है। कॉम्बो मतलब मैथ और रीजनिंग इसमें दोनों कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और मात्र इसका चार्ज कितना है, 1600 रुपये। कॉम्बो में आपको अभी ऑफर मिल रहा है, 1600 रुपये में मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन का कंप्लीट मैटर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और इसको आप परचेज कहाँ से कर सकते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, रीजनिंग रिसर्च एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर पर रीजनिंग रिसर्च सर्च करिए, लिंक से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और क्या करिए, कोर्स को परचेज करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन था मॉक नंबर 9 पटवार के अंदर, वो किसका था सर, सिंप्लीफिकेशन का था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। रूट के अंदर क्या कह रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड 2 प्लस 52, इसका वैल्यू निकालना है। आपको करना क्या है, तो देखो सिंपल सी बात मैं कहूँ तो आपको पहले 7 का स्क्वायर पता होगा कितना, 49। अगर मैं 6 का घन करूं आपको पता होगा 216, मैं 9 का स्क्वायर करूं आपको पता होगा 81, और इन सब में भाग लगाना है 2 का और उसके बाद 52 जोड़ना है, उसके बाद 52 क्या करना है, जोड़ना है। आगे हम बढ़ते हैं, इनको सरल करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये 81 और 49 130 हो जाएगा, और 130 में अगर आप 216 जोड़ोगे तो क्या ये 346 हो जाएगा, बोलोगे हाँ। और इसमें भाग किसका लगाना है, 2 का, और जोड़ना क्या है, 52। बताओ 2 से अगर मैं इस वैल्यू को काटूं, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 तिया 6, तो आपने क्या कहा सर, 173 तो ये हो गया और 52 ये हो गया। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो आपने कहा कि सर ये तो 5, ये 7 और 5 12 और ये 1 1 2 225, और 225 का रूट कितना होता है, 15। मतलब इस क्वेश्चन का सही सही आंसर क्या होगा, 15, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेक्टर का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है। सेक्टर का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप कहते हो सर अगर सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या खंड, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये निकाल, इस तरीके से आप सेक्टर का त्रिज्या खंड का एरिया निकालते हो। अब आगे बात करें तो सेक्टर का एरिया कितना दिया है सर, 1848 दिया है। एंगल की बात करें तो थीटा कितना दिया है सर, 270 दिया है, और बटा कितना सर, 360। पाई का वैल्यू क्या रखना है सर, 22/7 रखना है, और त्रिज्या तो हमें निकालना ही है, कहने का मतलब आर स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहने दो। अब थोड़ा सा सरल करेंगे सर, ये 0 0 कैंसिल, लोग कलर चेंज करके सरल करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 9 से ये 3 बार में 27, 9 से ये 4 बार में, 2 से यह 2 बार में, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार में, 11 बार में। अब मुझे एक चीज और बताओ, क्या 11 से यह वैल्यू कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर कट जाएगा। देखो काट के देखते हैं कटता या नहीं कटता, कट जाएगा। 11 एकम 11, कितना बचा, 7 और 4 74, 11 छक 66, और फिर 11 अठे कितना, 88। क्लियर है। अब मुझे एक चीज और बताओ, 3 से यह वैल्यू कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से कितनी बार, तो 5 बार 15, और 3 छक कितना, 18, 56 बार में कट जाएगा। तो एक चीज गौर करो, आर स्क्वायर का मान क्या होगा, तो सर इस साइड 56 है, नीचे 2 है, तो 56 का 2 गुना, 56 गुना क्या होगा, 2 होगा, और 7 भी है तो 7 भी। देखो 56
यहाँ नीचे 2 और यहाँ नीचे 7, तो 7 गुना 2 गुना 56, ये किसका वैल्यू होगा? आर स्क्वायर का। तो आर का वैल्यू क्या होगा? तो सर रूट अंडर 56 इंटू 2 इंटू 7। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, समझना यहाँ पे। क्या मैं ऐसा कर लूं कि इस 56 का फैक्टर कर लेता हूं, इस 56 का फैक्टर कर लेता हूं कलर चेंज करके। मैंने कहा ये जो 56 है ना, इसको लिख सकता हूं 14 चौका 56, और ये 7 दूनी 14। तो बोलोगे जी सर, मैंने इस 56 को क्या लिख दिया? 14 गुना 4, 14 चौका 56, और ये 7 दूनी 14, और रूट लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, 14 दो बार है, बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट कितना होगा सर? 2 होगा। तो 14 दूनी कितना सर? 28, और चूंकि ये किस में है? मीटर में, तो 28 मीटर क्या होगा? रेडियस। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक आर्मी कैंप में 500 कैडेटों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। मतलब 500 अगर आर्मी पर्सन आप क्या कहे भोजन करे तो 25 दिन तक भोजन चलेगा। आगे क्या कह रहा है? यदि पहले ही दिन 125 व्यक्ति और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? देखो किसे कहने का मतलब यह है कि 500 व्यक्ति के लिए 25 दिन का भोजन पर्याप्त था। फर्स्ट डे ही, एक दिन का भी भोजन खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, फर्स्ट डे ही क्या हुआ? 125 लोग और आ गए। तो 500 थे, 125 और आ गए, तो कितने हो गए? 625। तो आपको बताना है अब 625 दिन व्यक्ति के लिए कितने दिन खाना चलेगा। 500 होता तो 25 दिन चलता, 625 है तो कितने दिन चलेगा ये बताना है। बताओ 25 से यह वैल्यू कितनी बार? 25 बार। और 25 से यह वैल्यू कितनी बार सर? 20 बार। तो आपने कहा अब खाना 25 दिन ना चलकर सर कितने दिन चलेगा? 20 दिवस चलेगा, 20 दिन खाना चलेगा, जिसमें कितने लोग खाएंगे? तो 625 लोग खाना खाएंगे। क्लियर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मजेदार क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार सप्ताहांत पर 60% छूट कपड़े पर 7% छूट पर कपड़ा क्या करता है? बेचता है। बेचती नहीं है, बेचता है। ठीक है। वीकेंड पे कह रहा है कि अगर आप वीकेंड पे कपड़ा लेने जाओगे ना इस दुकानदार के पास, तो 60% डिस्काउंट पे आपको कपड़ा दे देगा। आगे क्या कह रहा है? रविवार को छूट वाली कीमत पर 10% की और अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। वीकेंड पे जाओगे तो 60% मिलेगा, और रविवार को जाओगे ना तो 60 प्लस 10% का क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो 60 और 10 70 नहीं हुआ, समझ तो गए ना कि 60% का अलग और उसके ऊपर फिर 10% का अलग छूट मिलेगा। फिर क्या कह रहा है? रविवार को 36 रुपए में एक टी शर्ट खरीदते हैं आप। क्या कह रहे हो? कि आप 36 रुपए में रविवार को एक टी शर्ट खरीदते हो। मतलब वह बेचता होगा 36 में, तभी तो आप 36 में खरीदते हो। कौन से दिन? तो सर रविवार वाले दिन। मतलब रविवार वाले दिन मैं 36 रुपए में टी शर्ट को बेचूंगा अगर दुकानदार हूं तो, और आप खरीदार है, ग्राहक है, तो 36 में खरीदेंगे। तो उसी महीने के मंगलवार को वही शर्ट खरीदने के लिए आपको कितने पैसे अधिक देने होंगे? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, छूट तो या तो वीकेंड पे है या संडे को है। बताओ, और किसी दिन पे छूट है? सोम मंगल बुध पे इसमें कोई छूट है? नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सुनना मेरी बात को, कि संडे को मैं 36 रुपए में शर्ट लेकर आ सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? तो 60, और फिर कितने का? 10 का, प्लस 60 गुना 10 और बटा कितना सर? 100। ये कैंसिल, तो आपने कहा ये -70 और प्लस का 6, कहने का मतलब माइनस का 64%। हाँ या ना? ये बात कब की हो रही है सर? ये संडे की बात हो रही है कि संडे को अगर मैं शर्ट खरीदूंगा तो 64% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे उस पर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा उस शर्ट पे, मैंने मान लिया 100 रुपया लिखा होगा, और 100 रुपये में अगर मैं 64% का डिस्काउंट ले लूंगा संडे को, तो बताओ बेचूंगा कितने में? 36 में। नहीं, 100 लिखा था, 64% का डिस्काउंट हुआ, तो बेचूंगा कितने में? 36 में। और क्वेश्चन में भी कितने में बेच रहा है? 36 रुपए में। तो बताओ कितना गुना? 1 गुना। तो इसका मतलब लिखा भी कितना था? तो 100 रुपया ही लिखा था। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? कि यहां 1 यूनिट का मान 1, तो एमपी का वैल्यू भी कितना? तो 100, 100 गुना 1, 100। तो आपने क्या कहा कि सर किसी और दिन अगर शर्ट को लें तो 100 रुपये का मिलेगा,
संडे के दिन शर्ट को लें तो सर 36 का मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है हम किस दिन लेने वाले हैं, मंगलवार। तो मंगलवार को अगर लेंगे तो मुझे कितना अधिक धन देना पड़ेगा, तो बताओ। वैसे तो 36 का मिल जाता अगर संडे को लेते तो, लेकिन अगर मैं ट्यूसडे को लूंगा तो 100 का मिलेगा। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 64 का। कितने का डिफरेंस चल रहा है, 64 का। मतलब अगर ट्यूसडे को मैं अगर शर्ट खरीदूं तो मुझे 100 माइनस 36, कहने का मतलब 64 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। 64 रुपये क्या देने पड़ेंगे, अधिक। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही राइट उत्तर। बहुत आसान था ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 1200 पर 3 वर्षों के लिए दो अलग अलग दरों से, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये 80 पैसा है, तो दरों के बीच का अंतर ज्ञात करें। भैया मैंने कहा था सिंपल फॉर्मूला लगा लो जो दर का आप लगाते हो, और यहां R1 माइनस R2 लिख दो। ऊपर क्या, तो ब्याज का अंतर। यहां सिंपल ऐसा ही नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ब्याज का अंतर। और ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपये 80 पैसा। गुना क्या करते हो, 100। कितने पे, तो सर 1200 के मूलधन पे, और समय कितना है, 3। देखो घबराओ मत, आपको रेट निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अगर यहां पे कह रहा है कि ब्याज में डिफरेंस है तो यहां रेट का भी क्या होगा, अंतर होगा। तो आपने कहा कि सर रेट में जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, तो ब्याज में जो अंतर है वो गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब इनको सरल कर लो भैया, दशमलव हटाओगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। सर 100 से 100 कट जाएगा, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये 10 बार कट जाएगा, और 12 का पहाड़ा अगर आता हो तो 12 नमा 108। फिर 3 से इसको काटो कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर तो 3 है, नीचे 10 है, और 3 में 10 का भाग मतलब 0.3%। तो जो दरों का अंतर है वो कितना होगा, 0.3%। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 140 प्रश्न वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 क्वेश्चन में से 70% का सही उत्तर दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अब देखो कहानी यहां पे है कि टोटल तो क्वेश्चन है सर 140, और उसको कितने परसेंट अंक चाहिए, 60। तो अगर मैं 140 का 60% निकाल लूं, सुनना मेरी बात को, 0 0 0 0 और 14 छक कितना होता है, 84। कितने सही उत्तर देने पड़ेंगे क्वेश्चन के, तो 84। हुआ ये कि स्टार्टिंग का जो 80 क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का जो 80 क्वेश्चन था, पहला वाला जो स्टार्टिंग का 80 क्वेश्चन था, उसमें से 70% का सही उत्तर दिया। मतलब ये 0 ये 0 ये 0, कहने का मतलब 56 का तो सही उत्तर दिया। टोटल 84 के सही उत्तर देने थे, जिसमें से 56 का सही उत्तर दे दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, बाकी जो 60 प्रश्न बचा है, क्योंकि 80 में से 70% का सही जवाब दे दिया है, बाकी कितने प्रश्न बचे हैं, 60। इसमें से कितने का सही जवाब दे दे, तो आप यही तो कहोगे कि टोटल 84 थे, 56 आ गए, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 28। हाँ या ना, मतलब जो बाकी 60 प्रश्न बचे हैं उसमें से 28 का उत्तर सही सही दे दिया जाए तो काम बन जाएगा। और इसी को परसेंटेज में पूछा है तो परसेंट के लिए 100 का गुना। सर ये 0 से 0, सर ये 2 से 3 बार, और सर ये 2 से कितनी बार, 14 बार। तो 14 में 10 का गुना 140 बटा 3 और परसेंट। हमसे यही तो कहा कि शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है। तो आप कहोगे टोटल 28 सही प्रश्नों के देने की आवश्यकता है, कितने में से, 60 में से गुना 100। तो 140 बटा 3 का मतलब नीचे 3, 3 चौका 12, 3 छक 18, और यहाँ कितना, 2। यहाँ कितना सर, 2। तो 46 सही 2 बटा 3% का सही उत्तर देने की आवश्यकता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 46 सही 2 बटा 3%। क्लियर है ये बातें, कि पहले हमने देखा 140 में से 60% का देना था, मतलब टोटल 84 प्रश्न का सही उत्तर देना है। स्टार्टिंग 80 में से 56 प्रश्न का उत्तर दे चुका है सही सही, तो कितने का अंतर हुआ, 28 का। तो 28 का आंसर देगा टोटल कितने में से, तो 140 में से 80 घटाओ 60 में से, 28 बटा 60 गुना 100। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्या है, जैसे कि x बड़ा है y से, x के 50% और y के 30% का जो औसत है वो 34.5 है। औसत कह रहा है 34.5 है। फिर क्या कह रहा है, x और y के बीच का अंतर 10 है, तो x और y का औसत ज्ञात करें। अब सुनना, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। x का जो 50% है तो 50/100 प्लस y का जो 30% है मतलब 30/100। इनका जो एवरेज है वह कितना है सर, 34.5 है। तो x और y दो ही तो संख्या है, तो टोटल कितना होगा, तो इसमें 2 का गुना कर दोगे। बोलो हाँ या ना। एवरेज अगर 34.5 है तो टोटल कितना होगा, तो 34.5 गुना 2, क्योंकि दो ही संख्या x और y। ठीक है, अब जरा इसको और सरल कर लो। मुझे बताओ सर, ये 0 0 कट जाएगा, सर ये 0 0 कट जाएगा। नीचे 10 और 10 है तो ऊपर का तो 5x, यहां क्या लिखोगे 3y, और नीचे एलसीएम में 10 आएगा तो 10 को इधर गुना में ले जाओ। तो आपने कहा सर 34.5 का 2 गुना और गुना कितना 10। ये 10 कहां से आया, जो नीचे 10 था वो इधर चला गया। अब इनको जरा सरल कर लो। 345 में 10, सॉरी 34.5 में 10 का गुना करोगे तो ये 345 होगा, और 345 का 2 गुना साफ साफ कितना दिख रहा है, 690। मतलब यहां से एक समीकरण पता चला, और वो क्या पता चला कि 5x प्लस 3y बराबर 690। क्वेश्चन में एक समीकरण और दिया था कि दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर कितना है सर, 10 है। ये समीकरण नंबर 2 है। दिया है ना कि x और y के बीच का अंतर कितना है, 10, और x बड़ा है y से तो x माइनस वाई लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना होगा, सरल। सर इन दोनों समीकरण को क्या करना होगा, सरल, और सरल करने के बाद x और y का मान निकालना पड़ेगा। फिर एवरेज पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना पड़ेगा। अब सरल कैसे करोगे, तो देखो मैं यहां कर देता हूं सरल बड़ा शॉर्टकट में, कि 5x प्लस 3y, सुनना मेरी बात को, बराबर है सर 690। बोलोगे जी सर ठीक कह रहे हैं आप। अब यहां देखो x माइनस वाई बराबर 10 है, तो मैं क्या करता हूं कि इन पूरे समीकरण में 3 का गुना करता हूं। 3 का गुना करने से क्या होगा कि अगर ये प्लस का 3y है, यहां माइनस का 3y है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस वाले समीकरण में मैं किसका गुना कर रहा हूं, 3 का। तो 3 का गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस 3y और बराबर 10 या 30। 3 का इन सब में, यहां भी और यहां भी। ठीक है, अब इनको सरल कर लो। इनको आपस में जोड़ोगे तो 3y से 3y कट गया, 5 और 3 8x, और इनको जोड़ोगे तो सर 720। तो x का मान कितना आएगा साहब, 90 आएगा। बोलो हाँ या ना। 8 नमा 72, x का मान 90। तो y का मान क्या लिखोगे सर, 80 लिखोगे। क्यों 80 लिखोगे, क्योंकि x और y का अंतर 10 है, तो ये 90 है, ये 80 लोगे तभी तो अंतर 10 आएगा। बोलोगे हाँ। अब मुझे इनका एवरेज पूछ रहा है, तो सर एवरेज निकाल दो। 90 प्लस 80 और बटा 2। बताओ 90 और 80 कितना होगा, तो आपने कहा सर 170, और 170 का आधा कितना, 85। तो इनका एवरेज कितना होगा, 85। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। करना पड़ता थोड़ा सा कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति एबीसी का औसत वेट कितना है, 60 है। तो मैं पूछूं टोटल वेट कितना होगा, सुनना मेरी बात को, कि अगर औसत वेट इन तीनों का 60 है तो टोटल कितना होगा, 60 का 3 गुना 180 केजी। बोलो हाँ या ना। कैसे, तो 60 था और ये 3 व्यक्ति थे, तो 3 का गुना कर दोगे तो टोटल वेट आ गया। अब क्या कह रहा है, जब डी समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 हो जाता है। पहले कौन था सर, ए था, बी था, सी था, अब डी भी आ गया, तो एवरेज वेट कितना हो गया, 65। तो टोटल वेट कितना होगा, तो सर 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 लोग हो गए। तो 65 का 4 गुना कर दो, तो ये तो 0, ये 24 और ये 6, मतलब 260। तो आपने क्या कहा, 260 केजी। 65 का 4 गुना 260 केजी। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां से डी का वैल्यू पता चल जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल पता चल जाएगा। यहां से अगर मैं डी का वैल्यू निकालूं तो कितना निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर 260 में से 180 घटा दीजिए, कितना आ गया, तो आपने कहा 80 केजी। कितना केजी आ गया, 80 केजी। क्या यहां तक क्लियर है चीजें, कैसे,
डी का वेट कैसे आया? तो सर ए बी और सी इन तीनों को जोड़ने पर 180, ए बी सी और डी इन चारों को जोड़ने पर 260। मतलब क्या है कि सर इस ए बी सी के जगह 180 रखना है और 180 इस साइड चला जाएगा तो 260 में से 180 घटकर कितना आ जाएगा? 80। तो डी का मान कितना आ गया? 80। अब अगले लाइन में चले, अगला लाइन क्या कह रहा है? अगला लाइन ये कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 केजी क्या है? कम है। एक अन्य व्यक्ति ई है जिसका वेट डी से 3 केजी कम है। तो डी कितना है? 80। 3 केजी कम करोगे तो ई का वेट कितना आएगा? 77। क्या ये भी वैल्यू निकल गया? बोलोगे जी सर। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? ए की जगह लेता है। ये डी किसकी जगह, ई किसकी जगह लेता है? ए की जगह लेता है। मतलब अब यहां ए की जगह क्या आ जाएगा? ई। तो बी सी डी और ई का औसत वजन कितना है? 67 है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बी सी डी और ई का एवरेज वजन 67 है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 67 का 4 गुना। चलो 4 गुना करते हैं। 7 चौका 28, 2 6 चौका 24 और 2 26। बोलो यहां तक क्लियर है? हमें किसका वजन बताना है? ए का बताना है। मुझे एक बात बताओ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है 268, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है 260। मैं यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है कितना सर? तो 65 गुना 4, कहने का मतलब 260। ये पहले से पता है। मुझे वैल्यू किसका निकालना है? तो मुझे जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है? ए का। तो मुझे एक चीज बताओ, आपस में इनको घटा दे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, सुनना अच्छे से, बी से बी कट जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल। तो ऊपर तो क्या बचेगा? ई। नीचे क्या बचेगा? माइनस का ए। तो ई माइनस ए का मान कितना होगा? इन दोनों को घटाओगे तो 8 केजी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को इधर लिख देता हूं, ई माइनस ए का मान तो आ गया 8 केजी। अब बताओ, तुम्हें पता है ई का मान कितना है? सर 77 है। माइनस ए बराबर कितना? सर 8। तो 77, ये प्लस है इधर माइनस का 8 और ये माइनस है इधर प्लस का ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? तो आपने कहा सर 69 केजी। ए का वैल्यू कितना आ गया सर? 69 केजी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अच्छा क्वेश्चन था। ए का वैल्यू पूछा था, ए का वजन हमने निकाल दिया 69 केजी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में राशि 6 वर्षों में राशि में 60% की क्या होती है? वृद्धि। समान दर पर 3 वर्ष बाद 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मुझे एक चीज बताओ, अगर 6 वर्ष में 60% तो 1 वर्ष में कितना परसेंट? 10। 6 वर्ष में 60% तो 1 वर्ष में कितना? 10%। और हर वर्ष का जो रेट होगा वही तो ब्याज होता है, या हर वर्ष का जो ब्याज होगा वही तो रेट होता है। तो आपने कहा कि सर इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में रेट है 10% ईयरली, टाइम है सर 3 साल। देखो भैया, और प्रिंसिपल कितना है? तो सर ये 1 पे 4 जीरो, कहने का मतलब 10,000 रुपया। हमसे सीआई पूछा है तो बताओ निकाल लोगे? सीआई का रेशियो क्या जानते हो? गोल्डन रेशियो 3 3 1। बोलो हाँ या ना? तो आपको क्या करना है सबसे पहले? तो सुनना, आपको इस 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का 10% कितना? 1,000। फिर इस 1,000 का 10% सर कितना? 100। और फिर इस 100 का 10% कितना? 10। ये जो 3 वैल्यू आए हैं कौन कौन से? तो पहला 10% आया है 1,000, दूसरा 10% आया है 100 और तीसरा 10% आया है कितना? 10। हमें सीआई निकालना है 3 साल का, 3 ईयर का। तो गोल्डन रेशियो क्या पड़ा है? 3 3 1। अब इस 3 3 1 का मतलब क्या है? पहला वैल्यू 1000 है तो 1000 गुना 3 3000, रेशियो को प्लस कर देंगे। दूसरा वैल्यू 100 है तो 100 गुना 3 300, रेशियो का मतलब प्लस। और तीसरा वैल्यू 10 है तो 10 गुना 1 10। अगर इनको जोड़ोगे तो 3310, 3310 रुपया क्या होगा? सीआई 3310। आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 10%
का 1/10, 10 से 11 होता, मूलधन 10 और मिसधन कितना 11, 3 साल का कह रहा है तो घात 3 कर दो, 1000 और 1331, ठीक है। तो ब्याज कितना 331, तो 1000 से भाग लगाते 10,000 को 10 और 10 का गुना होता 3310 आता, तो वो भी तरीका बढ़िया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम कर दिया गया तो वर्ग का विकर्ण कितना कम होगा। पहले तो एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप कहोगे √2 गुणित भुजा, यही तो होता है। मुझे एक बात बताओ, एरिया की बात करें, जितना भी एरिया रहा होगा, मान लो 100 रहा होगा स्टार्टिंग में एरिया, तो एरिया में 19% कम करो, मतलब 100 में 19 कम कर दो, तो नया एरिया कितना आएगा 81। तो अगर मैं भुजा निकालूं तो आप क्या कहोगे, इसका रूट करना पड़ेगा, नहीं कि अगर मैं यहां से भुजा निकालूं तो यहां वर्ग है तो यहां रूट होगा, जो भी क्षेत्रफल है उसका रूट अंडर कर दूं, तो इसका रूट अंडर अगर निकालूं तो कितना आएगा 10, और इसका रूट अंडर निकालूं तो कितना आएगा 9। मतलब भुजा मेरे पास 10 और 9 होगा, तभी तो एरिया 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। अब मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं, विकर्ण की बात कर रहा हूं। विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 भुजा कितना है 10, यहां भी √2 इंटू भुजा, और भुजा कितना है 9। बताओ √2 तो कट ही जाएगा, तो आंसर अभी भी कितना होगा 10 और 9। तो ये 10 से 9 हो गया, क्या हो गया डायगोनल, तो कितना कम हो गया, तो सर 1 कम हो गया, तो 1 कम हुआ 10 में और गुना कितना 100, मतलब जो विकर्ण है वो 10% कम हो गया, विकर्ण है वो 10% कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही उत्तर। जो भुजा का रेशियो वही विकर्ण का रेशियो, क्यों, क्योंकि √2 तो वैसे ही कट जाना है, मतलब भुजा 10 से 9 हुआ तो विकर्ण भी 10 से 9 हुआ, 10 से 9 का मतलब 1 कम हुआ, कितने में 10 में गुना 100, तो 10% का डिक्रीज हो जाएगा किस में, विकर्ण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में तो 10 और 20 की वृद्धि करो और इसकी ऊंचाई में 20 की कमी करो तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो बताओ घनाभ का आयतन कितना होता है, तो L गुना B गुना H। L कितनी बार, एक बार, B कितनी बार, एक बार, H कितनी बार, एक बार, लंबाई भी एक बार, चौड़ाई भी एक बार और ऊंचाई भी एक बार। अब इससे यह पता चला कि लंबाई का वैल्यू एक बार लेकर चलना है, चौड़ाई का वैल्यू भी एक बार और ऊंचाई का वैल्यू भी एक बार। मुझे एक बात बताओ, लंबाई की बात करें कितना परसेंट बढ़ रहा है 10, तो 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 बढ़ा। चौड़ाई की बात करें तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 20, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ रहा है। और ऊंचाई की बात करें तो 20% कम हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में से 1 कम हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, लंबाई क्या हो गया 10 में 1 बढ़कर 11, लंबाई को एक बार लिखना था लिख दिया। चौड़ाई क्या हो गया 5 में 1 बढ़कर 6, चौड़ाई को एक बार लिखना था लिख दिया। और ऊंचाई की बात करें तो 5 में से 1 कम होकर कितना हो गया 4। अब इनको गुना कर लो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये पहले का आयतन ये बाद का आयतन, इनको गुना करो तो 250 दिख रहा होगा आपको, और इनको गुना करो, देखो ये 600 का 24 है, और 24 गुना अगर 11 कर दोगे तो 264 हो जाएगा, बोलो हाँ। तो कितना आयतन बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो सर आयतन 14 बढ़ रहा है, तो आयतन में 14 की वृद्धि हुई, कितने में से 250 में से, और गुना किसका 100 का। परसेंट में बताना है 0 0, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, तो आपने कहा 14 दूना 28/5%, और इसी को अगर आप मिस फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5 सही 3/5 और परसेंट। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर। 5 सही 3/5% की आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया, तार को किस में बदला गया, वर्ग में, और यह इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। मतलब ये है साहब, ये है कि वर्ग जो है ना उसका एरिया दिया है, और कितना दिया है 30.25। तो सबसे पहले बताओ भुजा क्या होगा, तो आप कहोगे √30.25, हाँ या ना, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाके रूट, तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा सर 5.5, ये कितना आएगा 5.5 आएगा। किसका भुजा, तो वर्ग का भुजा, नहीं 55 का स्क्वायर 3025,
तो ये 5.5 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, मतलब ये जो वर्ग है ना, अब इसको एक वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है। एक 2D को दूसरे 2D में बदलते हैं तो क्या बराबर होता है भैया, परिमाप। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो आप कहोगे 4 गुना भुजा, किसका, वर्ग का। तो 4 गुना भुजा यह कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो अगर इसका परिमाप 22 है तो वृत्त का परिमाप, कहने का मतलब वृत्त का परिधि भी 22 होगा, क्योंकि एक 2D आकृति को दूसरे 2D आकृति में चेंज करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज क्लियर है। तो यहां से मुझे बताओ परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, 44/7r और बराबर में कितना है, 22। 22 एकम 22, 22 दूना 44। तो रेट कितना, सॉरी रेडियस, रेट नहीं है, रेडियस कितना आएगा, तो आपने कहा सर 7/2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 7 इधर 2 नीचे, 7/2 रेडियस आ गया, किसका, वृत्त का। पूछा क्या है, वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2। सर 7 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, और 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को अगर दशमलव में तोड़ दें तो आप कहोगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, 77 का आधा कितना होगा, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल ही सही उत्तर। अब तो हम 9वें मॉक में पहुंच गए, अब तो बहुत चीजें समझ में आने लग गई होंगी। अगर आपने कोर्स नहीं भी या गणित को नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको चीजें समझ में आने लगी होगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत समझाने वाला है, समझा देता हूं आपको। 13 में क्या कह रहा है, अरविंद ने एक वस्तु को x रुपए में खरीदा, x में खरीदा, 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। अरविंद था जो x में खरीद कर उसमें 15% का लॉस लेकर वीरू को बेच दिया। वीरू क्या किया कि जितने में भी खरीदा, जितने में इसने बेचा होगा उतने में वीरू ने खरीदा होगा। अगर अरविंद ने वीरू को बेचा तो अरविंद ने जितने में बेचा वीरू ने उतने में खरीदा, मतलब अरविंद का एसपी और वीरू का सीपी बराबर है। फिर क्या कह रहा है, वीरू ने इसके परिवहन पर 126 रुपए खर्च कर दिए। मतलब यह इससे जितने में भी खरीदा हो, वीरू इससे जितने में भी खरीदा हो उसमें 126 रुपए का और खर्च किया, मतलब जो जितने में खरीदा था वो प्लस 126 दोनों को मिलाए तो इसका सीपी। अब आगे क्या कह रहा है, और इसे मीनू को 25% के लाभ पर बेच दिया। अब वीरू किसको बेच दिया, मीनू को, कितने के प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो वीरू जितने में बेचा होगा मीनू ने उतने में खरीदा होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। तो आगे क्या कह रहा है, मीनू ने इसको कितने में खरीदा, 1475 में खरीदा। तो इतना तो समझ में आ गया कि मीनू अगर इसको 1475 में खरीद रही है तो वीरू इसको 1475 में बेच रहा है। क्लियर है ये बातें। आगे क्या कह रहा है, यदि मीनू ने इसको 1475 में खरीदा तो एक्स का मूल्य क्या होगा, मतलब आपको बताना है वीरू का क्रय मूल्य क्या होगा। काफी हो गया, वीरू, अरविंद, वीरू और मीनू, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं, बेसिक तरीके से करते तो देखो क्रय मूल्य कितना था एक्स का, उस पर 15% का लॉस हुआ। अरे 15 कम करना है, किस में से, 100 में से। तो बेचा कितने में होगा, तो एक्स का 85% में। बोलो हाँ या ना, कि मैंने x में खरीदा, 15% का लॉस हुआ तो x गुना 100 में 15 कम किया, 85 में बेच दिया। x के 85% में वीरू को बेच दिया। वीरू क्या किया, इस पे 126 रुपए का खर्च किया, तो वीरू का सीपी ये हो गया, हाँ या ना। अब उसने क्या किया, इसको 25% के लाभ पर बेचा, और किसको बेचा, मीनू को बेचा। तो 25% का लाभ का मतलब यह सीपी है, इस पे 25% बढ़ाना मतलब 125%। इस पूरे सीपी पे 125% का लाभ लेकर बेचा, और बेचा तो कितने में बेचा, 1475 में बेचा, 1475 में बेचा। एक लाइन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझे कि अरविंद ने एक्स में खरीदा, 15% का लॉस लिया, तो भैया बेचा कितने में, एक्स गुना 85%, 15% कम कर दिया 100 में से। किसको बेचा, वीरू को बेचा।
अब वीरू क्या किया, इस पे 126 रुपए का खर्च किया, तो वीरू इतने में खरीदा, 126 खर्च किया, तो वीरू का टोटल सीपीए हुआ। और उस पे कितने का प्रॉफिट लिया, 25 का, तो 25% बढ़ा दो, 125। इतने में किसको बेच दिया, मीनू को। चूंकि मीनू ने खरीदा था 1475 में, तो वीरू ने बेचा होगा 1475 में। अब यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो, काम खत्म। देखो एक्स का 85% प्लस 126 बराबर क्या कहोगे सर, 1475, और यह गुना में तो इधर भाग में ले आओ, 125 परसेंट हटाओगे तो यहां 100 लिख दोगे, बोलोगे हाँ। बताओ ना, 25 पंचे, हाँ या ना, 125, 25 चौका 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, और 5 में 5 का गुना 25। कलर कर देता हूं चेंज। अब बताओ 295 का 4 गुना, तो 300 का 4 गुना 1200 होता, तो 5 चौका 20 कम कर दो, तो 1180 हो गया, हाँ या ना। 295 का 4 गुना 1180, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 1180। तो x का 85%। मुझे एक चीज बताओ, ये प्लस का 126 है, तो इधर माइनस का 126 हो जाएगा, हाँ या ना। और 126 कम करोगे तो 80 में से 26 कम करोगे तो 54 आ जाएगा, और 11 में से 100 कम करोगे तो 1000, कहने का मतलब 10। तो x का 85% कितना आया, 1054। तो मुझे x का ही तो वैल्यू निकालना है, साफ सीधी सी बात, 1054 बटा 85% हटाएंगे तो यहां 100। बताओ 5 से ये 17 बार, और 5 से सर ये 20 बार, 17 छक 102, और 17 दूना 34। अब कहानी में क्या गेम आया, तो 62 का 2 गुना और 62 का 2 गुना आप करोगे तो कितना होगा, 124, और एक जीरो बैठा दो, मतलब x का मान कितना आया, 1240। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर है। 1240 रुपए में इसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, क्लास में तो इसका दूसरा तरीका भी बताया था, लेकिन उसके लिए एक एक चीज लिख के फिर आपको सॉल्व करना होता, पर वो भी तरीका बढ़िया था। अभी तो आप ये चीज ध्यान रखो कि कैसे करना होता है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया गया है, तो बेलन की कुल संख्या, तो नंबर्स निकालने हैं, बेलन की कुल संख्या निकालनी है। तो किससे किसको बनाया गया, गोले से बेलन को बनाया गया, तो गोले का आयतन ऊपर रखोगे। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताओ व्यास अगर 19 है, तो सॉरी 18 है, तो त्रिज्या कितना होगा, 9। व्यास अगर डायमीटर 18 है तो त्रिज्या कितना होगा, 9। तो आप कहोगे त्रिज्या का घन, तो 9 गुना 9 गुना 9। और नीचे किसका आयतन रखोगे, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ बेलन का त्रिज्या कितना है, 3, तो 3 गुना 3। और h होता है, h का मान कितना है, 2, तो 2। पाई और पाई तो कट जाएगा सर, पाई और पाई तो कट जाएगा। अब देखो ये 3 तिहाई 9, 9 कट गया, क्लियर है। इस 3 से ये 9 कट गया 3 बार, और इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6, और 6 में 9 का गुना कितना, 54। तो कितने ऐसे बेलन बनेंगे, 54। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऊपर बेलन का आयतन, नीचे सॉरी ऊपर गोले का आयतन, नीचे बेलन का आयतन। क्यों, क्योंकि गोले से बेलन बनाना है, तो ऊपर गोला नीचे बेलन, काम खत्म, काटा पीटी कर दिया, आंसर आ गया 54। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में 2:3:5 के अनुपात में 550 रुपया है, ठीक है। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के द्वारा दी गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो आपको पढ़ाया था ना क्वाइन वाला, कि सर नंबर ऑफ क्वाइन पता हो, नंबर ऑफ क्वाइन मतलब समझ गए ना, कि कितने सिक्के हैं, और इच क्वाइन का वैल्यू पता हो, मान पता हो, तो गुना करने पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, धन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये कहानी आपको समझाया था, रेशियो में पढ़ाया था ये। मैंने बोला कि 10 सिक्के हैं, हर एक सिक्का 1 रुपए का है, तो कितना रुपया मिला, तो 10 गुना 1 10 रुपया। वही चीज 10 सिक्के, हर एक सिक्के का मान पता, गुना करते ही क्या पता, अमाउंट कितना धन मिला ये पता। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिक्का 50 पैसे का है, दूसरा सिक्का 25 पैसे का है, और तीसरा सिक्का 20 पैसे का है, तो
तो ये सिक्के का वैल्यू दिया है, हर एक सिक्के का मान दिया है। सिक्का 50 पैसा का होगा या 25 पैसा का होगा या 20 पैसा का होगा, सब पैसे में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो क्या दिया हुआ है? तो भैया इसके तो 2 सिक्के हैं, इसके 3 सिक्के हैं, इसके 5 सिक्के हैं। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल धन कितना होगा? तो टोटल धन के लिए गुना करोगे तो सर ये 100, ये गुना किया 75 और ये गुना किया 100। ये डायरेक्ट गुना क्यों कर पा रहे हैं साहब? ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, तीनों का इकाई सेम है इसीलिए कर पा रहे। अगर इकाई सेम नहीं होता तो सेम बनाते और फिर गुना करते। पढ़ा रखा है रेशियो में, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और कोर्स में भी अवेलेबल, ये सब कुछ पढ़ाया है। तो मुझे बताओ 50 पैसे के टोटल कितने धन हो गए? 50 पैसे के सिक्के के हिसाब से टोटल धन कितने? 100। 25 पैसे के सिक्के के हिसाब से टोटल धन कितना? 75। और 20 पैसे के सिक्के के हिसाब से टोटल धन कितना? 100। और कह रहा है कि बैग में कितने हैं टोटल? 550 है। तो बैग में टोटल जो है वो 550 रुपया है। चूंकि इनको मैंने पैसे में ही ले लिया तो इसको भी पैसे में बदलोगे, 550 गुना क्या? 100। अब ये पैसे में बदल गया, 550 रुपए का मतलब 550 गुना 100 पैसा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की राशि कितनी है? 100। और 20 पैसे का कितना है? 100। तो दोनों का डिफरेंस तो 0 आ गया, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। हाँ, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया। तो डायरेक्ट उत्तर लगा दो ना 0। इसमें तो कुछ चेक करना ही नहीं था, सॉल्व करना ही नहीं था, यहीं से क्लियर हो जाता। देखो 50 का 2 गुना 100, 20 का 5 गुना 100 और इन्हीं दोनों के बीच में 50 पैसे और 20 पैसे सिक्कों के द्वारा ली गई राशि के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 100 माइनस 100 0, तो 0 आ जाता, सीधा ही आंसर हो जाता, इसमें तो कुछ करना नहीं था। वैसे अगर करना होता तो आप कहते कि यहां टोटल धन कितना होता, तो यहां टोटल धन 275 होता और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 550 गुना 100। तो 275 का ये कितना गुना? 2 गुना, मतलब एक यूनिट का मान कितना आया? 200। तो मैं कहता 100 गुना 200, 100 गुना 200 घटाता तो 0 आता। ठीक है, तो सीधा ही आंसर क्या लगा दो? 0। इतना तामझाम नहीं करना, सीधा 50 गुना 200 किया, 20 गुना 5 100 किया। तो यहां 100 रुपया राशि हुआ 50 पैसे का, यहां भी 100 और दोनों के बीच का अंतर 0, तो 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात इतना है, कितना है सर? 5:9 है। मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन है? ये और छोटी ये? नहीं, जिसके रेशियो ज्यादा वो बड़ा, जिसका रेशियो कम वो छोटा। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या में 6 जोड़ो, मतलब इस वाले में कितना जोड़ना है? 6। और छोटी संख्या में 6 घटाओ, मतलब इस वाले में कितना घटाना है? 6। यही तो कह रहा है। तो कह रहा है तो बड़ी संख्या छोटी की 6 गुनी हो जाएगी, मतलब ये जो बड़ी संख्या है इस छोटी की 6 गुनी हो जाएगी। ओवरऑल ये है, स्टार्टिंग में संख्या का रेशियो 5:9 है, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 घटाया तो संख्या का रेशियो 1:6 आ गया। बताओ ऐसा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? बोलोगे जी सर पढ़ाया था। क्या कहा था? इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनका तो क्या होगा? डिफरेंस। इनका तो क्या होगा? डिफरेंस। बताओ 6 पंचे 30 और 9 एकम 9, इनका डिफरेंस कितना आया? 81। और इनका क्या होगा? डिफरेंस या सम, ये डिपेंड करेगा चिन्ह पे, सिंबल पे। अगर दोनों माइनस में होता तो डिफरेंस लेते, दोनों प्लस में होता तो डिफरेंस लेते, एक प्लस और एक माइनस तो सम लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो बताओ 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6 और 6 गुना 6 36। तो 36 और 6 कितना? 42। तो यहां 21, यहां 42, कितना गुना हुआ सर? 2 गुना हुआ। हमसे क्या पूछा? संख्याएं क्या है? तो एक संख्या 5, दूसरी संख्या 9, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, मतलब बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 10। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, 10 और 18। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 30 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू किया और 6 दिन बाद 10 और आदमी आ गए। ये जो 10 आदमी आए ये कितने दिन बाद आए? 6 दिन बाद आए। मतलब यही तो है, 30 आदमी काम करना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन,
6 दिन का जब काम समाप्त हो गया तो बचा कितने दिन का? 4 दिन का, क्योंकि टोटल 10 दिन है और 10 दिन में से 6 दिन का काम समाप्त, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 दिन का। जब 4 दिन का काम बचा तो कितने व्यक्ति और आ गए? 10, मतलब 30 और 10 कितने हो गए? 40। तो ये कितने दिन में, ये कितने दिन काम, ये कितने दिन में बचे हुए काम को करेंगे? सबसे पहले ये निकालते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 0 0 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो बताओ बचे हुए काम को यह कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल काम कितने दिन में होगा? हमसे तो बताना है कि टोटल दिन क्या लगेंगे उस काम को होने में। तो बचा हुआ जो काम था वो तो 3 दिन में हो रहा है, और पहले जो काम था वो कितने दिन चला था? 6 दिन। तो आप कहोगे 6 + 3 कहने का मतलब 9 दिन। 6 + 3 कहने का मतलब 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट उत्तर। पढ़ लेना यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है, कुल काम कितने दिन में पूछ रहा है या बचा हुआ काम कितने दिन में पूछ रहा है। अगर ऐसा पूछता ना कि बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ तो आंसर 3 दिन होता। इसमें अगर 3 डाल देता तो आप 3 लगा के आते और गलती कर देते। तो देख लेना कि 3 दिन तो किस में लगे? बचे हुए काम को पूरा होने में। तो पूरा काम कितने दिन में? तो 6 दिन पहले हुआ, 3 दिन अब हुआ, तो 6 और 3 9 दिन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एसपी निकालने का तरीका क्या? तो आप कहोगे सर 1785 में बेचा तो 15 का लॉस हुआ, मतलब क्या? 1785 का 85%, 100 में 15 घटाकर फिर 15 के प्रॉफिट पे बेचना है। चाहे देखो एक मिनट, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि एसपी कितना था, वही चीज मैं बता रहा हूं यहां पे 1875 है। लॉस कितने का हुआ सर? 15% का। तो सबसे पहले यहां से सीपी आप निकालते। कैसे निकालते? तो आप कहते 1875 गुना 100 और बटा 85, ये करके सीपी निकालते। इसको कैलकुलेट मत करो। अब क्रय मूल्य पता चल गया। अब कह रहा है कि इस पे कितने % का प्रॉफिट लेकर बेचना है? 15 का। तो आप एसपी निकालते नया वाला, तो क्या कहते? क्रय मूल्य है 1875 गुना 100 बटा 85, और 15% का प्रॉफिट लेना है तो 115 बटा के करते 100 करते। तो आप कहते सर ये 2 0, ये 2 0 कट जाए। बताओ 5 से ये 17 बार, 5 से यह 23 बार, और ये 17 से कट जाएगा तो कट ही जाएगा। 17 एकम 17, ये 5 से कटा 1 और 17, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 17 से काटो, 17 एकम 17, कट नहीं रहा है। अच्छा मैंने डेटा गलत लिख लिया है, इसीलिए तो नहीं कट रहा। देखो यहाँ डेटा में 1785 है। कितना है सर? 1785 है, मतलब यहाँ पे भी चेंज आएगा सर। ये 1785 था, गलती कर दी थे यहाँ पे, 1785 था, मैं 1850 से लिख लिया था। 1785। अब देखो कट जाएगा। बताओ 17 से एक बार 0 और 17 पंचे 85, 105 का 23 गुना करना है। तो 100 गुना कितना हो गया सर? 2300। और 23 का 5 गुना कितना हो गया सर? 115। तो आपने कहा 2415, हाँ या ना? तो सीपी कितना, एसपी कितना होगा? 2415। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। डेटा गलत लिख लिया था, सही उत्तर क्या होगा? 2415। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19। यहीं पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास लगाना है, और बोर्ड मास लगाने के लिए क्या ध्यान रखना है? अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का काम, ना हो तो ऑफ से शुरू करेंगे। का से, का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, फिर जोड़ना और घटाना। तो देखो एक एक करके देखो। ये 74 है, जी सर है, प्लस मुझे एक चीज बताओ, ये का काम सबसे पहले, तो ये 88 लिख दिया। भाग के लिए मैं गुना लिख दूं और 1/8 लिख दूं, बोलोगे हाँ। ये गुना का गुना और इनको गुना करके क्या लिख लिया? 50। माइनस बताओ ये 90 है, भाग के लिए क्या लिख लूं? गुना और उल्टा कर दूं 1/15, प्लस अब इनको जरा देखना, सरल कर रहा हूं। ये 44 है, माइनस है। तो मुझे एक चीज बताओ, 12 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा? 12 नमा 108। तो आपने कहा 44 माइनस क्या हुआ? 9। 108 में 12 का भाग लगाओगे तो 12 नमा 108, तो 44 माइनस 9। अब सरल करो सर, 8 से यह 11 बार में, तो ये तो 74 है। 11 गुना 50 550 है,
-15 से यह कितनी बार, 6 बार, 6 है, और प्लस 44 में से अगर 9 घटाए तो सर कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो, यूनिट डिजिट से कर ले क्या, देखो 4 और 5 9, 9 में से 6 घटाओगे 3, 3 किसके अंत में आ रहा है, इसके में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझे कैसे किया मैंने, इकाई इकाई को चेक कर लिया, क्योंकि इकाई सबका अलग था। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका इकाई 4, इसका 0, इसका 6, इसका 5, तो 7, सॉरी ये 4 और 0 इनको जोड़ना है तो 4, और इनमें 5 जोड़ दो तो 5 और 4 9, 9 में से 6 घटा दो 3, मतलब इकाई पे 3 आएगा, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो 653 आएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। पहले बताओ घन का टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ाया है, तो आपको पढ़ाया है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या पढ़ाया है, तो आपको पढ़ाया है 4 गुना भुजा स्क्वायर। और इनका ही अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो बताओ 6a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर घटाओगे तो 2a स्क्वायर होगा, यही निकालना है 2, और a का वैल्यू कितना है सर, 12 है, भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 2 गुना 144, और 144 का 2 गुना 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन टोटल 20। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जुड़ जाए, किससे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है आपको, इंस्टा से, यूट्यूब पे, और कहाँ, ऋषि रीजनिंग्स, ऋषि रीजनिंग नाम से हमारा फेसबुक पेज होगा, उससे भी आपको क्या करना है, जुड़ना है। करना क्या है कि आपको टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है रीजनिंग ऋषि सर, और उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। वहाँ से क्या है, आपको टेस्ट से रिलेटेड या फ्री कंटेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और बाकी भी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से भी जुड़ जाओ। यूट्यूब पे तो क्या करो कि आप यूट्यूब पे अगर हमारे साथ जुड़ रखे हो तो अपने दोस्तों में भी चैनल को क्या कर दो, शेयर कर दो, बोलो यहाँ से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ से जुड़ने से आपको फायदा क्या होगा कि मैथ और रीजनिंग जितने भी एग्जाम में आते हैं सबका कंटेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा करना है तो आपको रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल से क्या करना है, जुड़ना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।